नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर डोडा में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, कहा राज्य में इस बार का चुनाव करेगा भाग्य तय। आजादी के बाद परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। कुरुक्षेत्र में भी चुनावी रैली की, कहा लगातार तीसरी बार बनेगी हरियाणा में भाजपा सरकार। हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया शुभारंभ। आखिरकार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी, की काम पर लौटने की अपील। डॉक्टरों ने कहा मीटिंग के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति। शिमला संजौली धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण के विरोध और 11 सितंबर को पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा सहित हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे का किया सांकेतिक प्रदर्शन। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान के तहत छतरो इलाके में शुक्रवार को शुरू हुई थी मुठभेड़। सेना के 2 जवान हुए थे शहीद। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे दोनों गोल। प्रतियोगिता में टीम भारत की लगातार 5वीं जीत। और बुलेटिन में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जनादेश 2024 की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। इस चुनाव में उन्होंने डोडा में अपनी पहली रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा आजादी के बाद राज्य के चुनावों को हमेशा विदेशी ताकतें प्रभावित करती रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए परिवारवाद की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव भाग्य तय करेंगे। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय पत्रकार पर हमले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने विदेशी धरती पर एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को
और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में एनडीए की लगातार तीसरी जीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि हरियाणा में भी भाजपा की हैट्रिक तय है। उन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार सरकार गठन के बाद से अब तक जन कल्याण के बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार की याद दिलाई, जब विकास का पैसा एक जिले तक सीमित रह जाता था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकारों पर जनता के विकास के पैसों में भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का बाद दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। चुनावी लाभ के लिए राज्यों को आर्थिक संकट में धकेलने को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दलों ने अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कर दिया है। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। आप पंजाब की हालत देखिए, क्या कर दी है। हरियाणा के लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास भी नहीं फटकने देना है। और जनादेश 2024 में अभी के लिए इतना ही। रुक रहेंगे कुछ और खबरों का। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विदेशों में देश की छवि खराब करने को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, वो देश में मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। अमेरिका में एक पत्रकार के साथ कथित मारपीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अभी तो उन्होंने सिर्फ माइक फेंका है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर राहुल गांधी से हिंदुओं के बारे में सवाल किया गया तो वो उनकी जीभ काट लेंगे।
कि राहुल गांधी अभी तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे, बहनों पे बलात्कार, अत्याचार, आगजनी हो रहा है। राहुल गांधी इस प्रश्न के जवाब में उनके सहयोगियों ने माइक फेंक दिया, छीन लिया। क्या हिंदुओं से इतना नफरत है? आने वाले दिन में क्या पत्रकार कोई पूछेगा तो उसकी जुबान बंद कर देंगे, जीभें काट लेंगे क्या? ये तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में एक गाय के बछड़े के जन्म पर खुशी व्यक्त करते हुए एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्वसुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभागमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गोमाता ने एक नववत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का दिन है। हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी को विश्वनाथ धाम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इससे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये बात आदि शंकराचार्य की वाराणसी में भगवान सदाशिव द्वारा परीक्षा लेने की एक पुरातन कथा का वर्णन करते हुए कही। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए
दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं, तो वह उनके सामने हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्लूचमैन स्ट्रीट और एसएन बनर्जी रोड के जंक्शन पर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति घायल हो गया है। व्यक्ति को एनआरएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना तेज था कि यातायात अवरुद्ध हो गया। बाद में घटनास्थल की घेराबंदी कर यातायात को बहाल किया गया। और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले में एनआईए द्वारा जांच की आवश्यकता है। Investigation by the NIA is required. Without NIA, I don't think the West Bengal police has that kind of professionalism to investigate this incident. And not only so, it also depicts that failure of Mamata Banerjee as a home minister. Previously, RG Code incident showed that as a health minister, Mamata Banerjee also failed. And now, these kind of incidents are happening in every interval of 3 or 4 months. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर पहल लेकर आई हैं। वो उनके लिए दीदी की तरह मिलने आई हैं। मामले को लेकर उन्होंने सभी आश्वासन दिए। साथ ही कहा कि जांच ठीक से होगी, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की और हड़ताल को लेकर कहा कि वो अगली मीटिंग में तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। राज्य में एक विरोध प्रदर्शन बीते महीने से चल रहा है। 9 अगस्त को जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी, उस वक्त ममता सरकार की असंवेदनशीलता और मामले की जांच को दबाने के प्रयासों से डॉक्टर्स नाराज हुए। पूरे देश में प्रदर्शन और विरोध चला। तृणमूल सरकार को जब लगा कि बात बाहर निकल रही है, तब जाकर उसने जांच में सहयोग करने और मामले की संवेदनशीलता को समझने का प्रयास किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस ने भी विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल सरकार का विरोध किया। शिमला के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब हिमाचल के दूसरे जिलों में भी अपना असर दिखा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने शिमला के पास संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को हिमाचल बंद का आह्वान किया। इस आह्वान के समर्थन में राज्य के कई अन्य जिलों में दोपहर तक बंद किया गया। इनमें कुल्लू, चंबा, ऊना और हमीरपुर शामिल है। शिमला के निकट सुन्नी कस्बे में आज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। लोग संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कुल्लू में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। और केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्याज उत्पादक किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। किसानों के हित के लिए मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। इस निर्णय पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की है। शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर छूट कराने के दौरान उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया था। दरअसल दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, इसलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में बीती रात जलभराव के कारण एक एसयूवी डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसयूवी सवारों को पुलिस ने चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं रुके। अंडरपास के अंदर बारिश के कारण 10 से 12 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से एसयूवी में सवार लोगों को बाहर निकालने का कोई मौका ही नहीं मिला। कार डूबने से इसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। काफी प्रयास के बाद रात में केवल एक ही शव बरामद किया जा सका था, जबकि दूसरा शव सुबह बरामद किया गया। मरने वाले दोनों व्यक्ति बैंक कर्मचारी बताए जा रहे हैं। उनमें से एक एचडीएफसी बैंक की गुरुग्राम शाखा में प्रबंधक के रूप में काम करता था। पुलिस को वहां पर हमारी पुलिस टीम पहले से नाका लगा हुआ था, हमारा एक तरह से राइडर लगा रखी थी। जो ये बरसाती पानी हुआ, ये अंडरपास में पानी भरने के कारण, और पानी एक यहीं फतेहपुर चंद इलाका नहीं, 21 ABCD का और बडगल तक का पानी आता है। वो पानी सारा मुंह बन के ना, और ये अंडरपास में पानी इकट्ठा होके, और उस वजह से जो 2 ये गाड़ी में आदमी सवार थे, वो उनको जजमेंट नहीं था कि पानी के इतनी हाइट होगी, जैसे 10 फुट के लगभग, तो उन्होंने सीधी गाड़ी अंदर पानी में कर दी। जब गाड़ी अंदर जाके ना उनकी नहीं क्रॉस हुई, तो वो गाड़ी में से खुद निकले, पब्लिक भी गई और पुलिस भी गई। तो तभी एक आदमी को उस टाइम ही निकाल लिया था और तुरंत उसको फोर्टिज हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था, जहां बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। दूसरे को रेस्क्यू करके ना सुबह मॉर्निंग में निकाल दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में खेले गए मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7वें मिनट में ही गोल कर मैच में जल्दी बढ़त बना ली थी। हालांकि 13वें मिनट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। 19वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने मैच में अपना दूसरा गोल किया और भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने यह मैच 2-1 से अपने नाम किया। अब भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अविजित रहते हुए सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। पूरे दक्षिण भारत में ओणम उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ओणम उत्सव के मौके पर आज केरल के कोच्चि में स्थित त्रिक्करा मंदिर में उत्रडा साद्या और उत्रडापुरम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक भव्य पारंपरिक भोज का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत करीब 20,000 लोगों को भोज परोसा गया। त्रिक्करा मंदिर का उत्रडा साद्या ओणम उत्सव का एक अभिन्न अंग है। त्रिक्करा ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु को वामन अवतार में पूजा जाता है, जिसका संबंध राजा महाबली से है। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर रखा गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वहां पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। सीताराम येचुरी के समर्थक समेत कई बड़े नेताओं ने सीताराम येचुरी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बाद में उनके पार्थिव शरीर को अशोका रोड स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में ले जाया गया। वहां से फिर उनके पार्थिव शरीर को एम्स अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया गया। सांस की नली में संक्रमण के कारण सीताराम येचुरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 72 वर्ष की आयु में इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई थी। विलेज लेवल में वो जाके लोग से बात कर सकता था और किसी का घर में जाना आना बातचीत करना वार्ड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोग से बात करता था, स्टेट लेवल में करता था, नेशनल लेवल में ही वाज एन अनक्वेश्चनेबल लीडर, and international level may you see all international party, Nepal and all this, Cuba also for a come. So in every aspect of political and social field, his presence was there. और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़।
क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।